इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 232 मर्जर एंड अमलगमेशन। एकदम इजी वे में रखने वाले हैं, चार्ट फॉर्म में रखेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए। और इसको और इजी बनाने के लिए मैंने चार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट ए, बी एंड सी। गेम स्टार्ट होता है एनसीईआरटी के पास 230 की फर्स्ट टाइम एक एप्लीकेशन आती है कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट की। अब जब एनसीईआरटी उस एप्लीकेशन को देखता है तो एनसीईआरटी को लगता है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट की एप्लीकेशन है ये एक्चुअली में रिस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी करवा रही है या फिर दो या दो से ज़्यादा कंपनी का मर्जर एंड अमलगमेशन करवा रहा है। एंड इसके अंदर एक स्कीम है जिससे होल या पार्ट में कोई अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी या लायबिलिटी या तो ट्रांसफ़र हो जाएगी या फिर डिवाइड हो जाएगी। एक बार चार्ट की लैंग्वेज भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन आई अंडर सेक्शन 230 और वो एप्लीकेशन थी कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट की। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन थी एनसीईआरटी के पास। एंड इफ़ सच एप्लीकेशन शोज टू द ट्राइब्यूनल दैट द कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट इज़ फॉर actually for restructuring of company or merger and amalgamation of two or more company, and under the scheme whole or part of undertaking or the property or liability is to be transfer or divide। तो दो बातें याद रखनी है यहाँ से। एक एप्लीकेशन आती है अंडर सेक्शन 230 और ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है उस एप्लीकेशन को देखते हुए, तो फिर ट्राइब्यूनल आगे क्या करेगा? ट्राइब्यूनल एक ऑर्डर पास कर देगा मीटिंग का। किसकी मीटिंग? मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर, क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर। एंड अकॉर्डिंग टू सच ऑर्डर मीटिंग टू बी कॉल्ड, हेड एंड कन्वीन्ड। एंड इसके साथ साथ सेक्शन 230 का जो सब सेक्शन 5 एंड 6 है वो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई हो जाएंगे और प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 230 वो भी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई हो जाएगा। तो एक्चुअली देखें तो सेक्शन 230 जो हमने पढ़ा पहले वो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई हो जाएगा एज इन केस ऑफ सेक्शन 232। और यहाँ पे हमारा पार्ट ए ख़त्म हो जाता है चार्ट का। और अब हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हम देखते हैं कि कंपनी जो भी मर्जिंग कंपनी है, डिवीज़न कंपनी है, जो मीटिंग करानी है एज़ पर द ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर, तो उस मीटिंग के लिए सर्कुलेट करेंगे कुछ चीज़ों को। और वो हैं 6 चीज़ें, बारी बारी देखते हैं। एक, ड्राफ्ट ऑफ टर्म्स ऑफ द स्कीम drawn and adopted by the directors of merging companies. Second, confirmation that the scheme has filed with ROC. Third, valuation report. Fourth, share exchange ratio. Fifth, report by the directors explaining the effects on, किस चीज़ का इफ़ेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी मर्जर हो रहा है या डिवीज़न हो रहा है उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा शेयर होल्डर्स पे या फिर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स पे, प्रमोटर और नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स पे, KMPs पे, एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट इफ़ लास्ट एनुअल अकाउंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर एंडिंग बिफोर फर्स्ट मीटिंग हैड 6 मंथ। तो अगर 6 महीने से पुराने अकाउंट हो गए हैं आपके, लास्ट फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुए, तो आपको एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी, सर्कुलेट करनी पड़ेगी। और इसके बाद हमारा पार्ट बी भी ख़त्म हो जाता है। तो पार्ट बी में आपको सर्कुलेट करने कुछ चीज़ें मीटिंग कराने के लिए। देन हमारा पार्ट सी स्टार्ट होता है जहाँ पे कंपनी एक बार दोबारा से हाजिर होती है एनसीईआरटी के पास सेकंड टाइम। अब कंपनी कहती है कि जी सर्कुलेट कर दिया, आप देख लो जी, दूसरी एप्लीकेशन है। और इसके साथ कंपनी को ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी लगाना होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर। एनसीईआरटी एप्लीकेशन को परस्यू करते हुए एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। और एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गई तो हमारी निराश कंपनी NCLAT अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील फाइल कर सकती है 45 + 45 डेज़ के एक्सटेंशन के टाइम फ्रेम में। बट अगर NCLT अप्रूव कर देता है
एप्लीकेशन को, तो कुछ प्रोविज़न बना सकता है ऑर्डर पास करते हुए, और अपने ऑर्डर में 4 चीज़ें ट्रांसफ़र करने को बोल सकता है। इनकी लैंग्वेज सेक्शन में अलग हो सकती है पर मीनिंग सेम होगा। पहला, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी, यानी जो भी ट्रांसफेरर कंपनी के अगेंस्ट में पेंडिंग थी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स, अब वो कंटिन्यू हो जाएगी किसके अगेंस्ट में, ट्रांसफरी कंपनी के अगेंस्ट में। ट्रांसफ़र कर सकता है एम्प्लॉइज़ का, ट्रांसफ़र या फिर कहीं एडजस्ट कर सकता है। फीस पेड ऑन ऑथराइज शेयर कैपिटल विद द फीस पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। ये क्यों है? अब जैसे ट्रांसफरी कंपनी को नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए फ़ीस जाएगी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट वहाँ पे रिलैक्सेशन देता है कि चलो आपने जो पिछली कंपनी में जिसका ट्रांसफ़र आप करवा रहे हो उसमें जो फ़ीस पे करी थी उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे दे देते हैं, तो वो एडजस्ट हो जाएगी। और एक ऑर्डर पास कर सकता है डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप, तो जो कंपनी ख़त्म हो गई उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं विदाउट वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में जाए, विदाउट उसके झमेले में पड़े। ट्रांसफ़र करवा सकता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, एंड प्रोविज़न बना सकता है फॉर द डिसेंटिंग पर्सन, उसके लिए कुछ प्रोविज़न बना सकता है जो भी जिसने भी अप्रूवल नहीं दिया था, एसेंट नहीं दिया था मर्जर और डिसोल्यूशन के लिए। अलॉट शेयर्स एंड डिबेंचर्स एज़ पर द ऑर्डर, बता सकता है कि कैसे कैसे शेयर्स और डिबेंचर्स अलॉट होने हैं। इफ़ नॉन रेजिडेंट इज़ अ शेयर होल्डर, तो आप उसको जो भी शेयर्स अलॉट करोगे वो एज़ पर टर्म्स ऑफ ऑर्डर होंगे, जो भी NCLT ऑर्डर पास करेगा उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको अलॉटमेंट दोगे। इसके साथ ही अगर ट्रांसफेरर कंपनी लिस्टेड है तो उसके शेयर्स की वैल्यूएशन के लिए ट्राइब्यूनल बताएगा फार्मूला कि कैसे करनी है। और अगर ट्रांसफरी कंपनी अनलिस्टेड है तो वो अनलिस्टेड ही रहेगी जब तक वो खुद के दम पे लिस्टेड नहीं हो जाती। तो यहाँ से अगर देखते हैं अप्रूव किया तो क्या होगा और रिजेक्ट किया तो क्या होगा। अप्रूव किया तो प्रोविज़न्स बना सकता है और रिजेक्ट किया तो अपील में जाने का ऑप्शन है। अगर अप्रूव किया देन उसके बाद एवरी कंपनी जो भी इन्वॉल्व है, अब यहाँ से लास्ट काम करेंगी। एवरी कंपनी ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी को ROC के पास 30 दिन के अंदर अंदर फाइल कर देगी, पहला। एंड सेकंड काम क्या करेगी, एक स्टेटमेंट फ़ाइल करेंगे और बताएंगे कि ऑर्डर का कंप्लाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये स्टेटमेंट तब तक फ़ाइल करनी है जब तक कि स्कीम फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं हो जाती, एंड ईयरली बेसिस पे फाइल करनी है। प्लस इसको सर्टिफाइड कराना पड़ेगा आपको प्रैक्टिसिंग CS CA या CWA से। तो ये लास्ट में 2 काम एवरी कंपनी को करने हैं, जो भी जिसका भी मर्जर हो रहा है या डिवीज़न हो रहा है। एक सर्टिफाइड कॉपी फाइल करनी है, दूसरा स्टेटमेंट फाइल करनी है ROC को। और इन तीनों स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। एक दो बची हुई चीज़ें देख लेते हैं। जो भी एप्लीकेशन जाएगी NCLT को, उसमें एक डेट होगी अपॉइंटेड डेट, और इसी डेट से जो स्कीम है वो इफ़ेक्टिव होगी। एंड NCLT का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा CAA 7 में। एंड ROC को जो स्टेटमेंट फ़ाइल करनी है वो फ़ाइल करनी है फॉर्म CAA 8 में। इस सेक्शन के साथ लगने वाले 3 केसेस देख लेते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। पहला है इनलैंड स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन। इस केस में क्या डिसाइड हुआ, द वर्ड अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, और इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा स्कीम के अंदर से ही। और कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी फाइंड आउट फ्रॉम द स्कीम, रीड इट एज अ होल वेदर इट इज़ अ केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन। एंड सेकंड केस है लोटस निक्को होटल ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अशोक चोपड़ा एंड कंपनी।
और इस केस में डिसाइड हुआ कि वंस द स्कीम इज़ कन्फर्म इट बाइंड्स टू ऑल द पर्सन वेदर सच पर्सन गिव्स द कंसेंट और नॉट। भाई लोग, अगर एक बार एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया आपकी स्कीम तो सब पे बाइंडिंग हो जाएगी वो, चाहे आपने कंसेंट दिया था या नहीं दिया था, वो एक अलग मैटर है। एंड उसके बाद नेक्स्ट और हमारा लास्ट केस है इसमें, सी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड वर्सेस कृष्णा एच बाजा। केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी एनसीएलटी के पास कोई भी स्कीम आती है अमलगमेशन की, कोई भी एप्लीकेशन आती है, तो एनसीएलटी को आंखें बंद करके उस पर अपनी सील नहीं लगा देनी है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ने उस स्कीम को अप्रूव कर दिया है कंपनी में। क्योंकि एनसीएलटी जो भी इस एप्लीकेशन को सैंक्शन करेगा वो डिसेंटिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर पे भी बाइंडिंग हो जाएगी, इसलिए ट्राइब्यूनल इज़ ऑब्लाइज्ड टू एग्जामिन द स्कीम। और सिर्फ क्या एग्जामिन कर सकता है ट्राइब्यूनल, कि वो फेयर जस्ट एंड रीज़नेबल है एंड नॉट कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है। उसकी टेक्निकलिटीज़ में, बिजनेस डिसीजंस में ट्राइब्यूनल नहीं जा सकता, बस वो इतना देख सकता है कि वो फेयर जस्ट एंड रीज़नेबल हो। लाइक टेक्निकलिटी में नहीं जा सकता, मतलब कि शेयर एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन नहीं कर सकता,